Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 26th of March 2019. तो 26 मार्च 2019 का न्यूज एनालिसिस देखेंगे. Before we start, these are the questions for you today. The first question is FinTech Conclave 2019, which is meant to deliberate steps for India's rise in financial technology, is organized by. तो कल आपको, अगर आपने कल का PIB अगर देखा है तो उसमें ये मैम ने डिस्कस किया है रिगार्डिंग द फिनटेक कॉन्क्लेव 2019. आपको बताने हैं से किसने उसको ऑर्गेनाइज किया. ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सी नीति आयोग या डी फाइनेंस कमीशन. Question number 2 is which of the following sections of Representation of People's Act allows a person to contest a general election from 2 seats, maximum of 2 constituencies. तो कौन सा ऐसा सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो कि एक व्यक्ति को दो से मैक्सिमम 2 सीट से कंटेस्ट करने की परमिशन देता है. ऑप्शन आर सेक्शन 126, सेक्शन 123A, सेक्शन 29A या सेक्शन 33(7). So this is question number 2. Question number 3 is without options. You have to tell who started the Sajda and the Paibos system. Very famous question and काफ़ी important है. किसने स्टार्ट किया था सजदा एंड पाइबोस सिस्टम. ओके, तो ये आपको बताना है. दीज आर द 3 क्वेश्चंस ऑफ द डे. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. जनवरी, फरवरी एंड मार्च का इन तीनों का PIB कंपाइलेशन में हम रिलीज़ करेंगे. वी विल बी रिलीजिंग दैट सून. एंड जैसे ये भी 2-3 दिन और मार्च में बचे हैं, उसके बाद तुरंत आपको मार्च का PDF भी मिल जाएगा. सो डाउन इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन यू कैन फाइंड द लिंक टू गेट आवर PDFs एज वेल. ओके, let's start with the news analysis part. Friend, the first news is why not increase the VVPAT count. This is what Supreme Court is asking. तो मैंने कई बार आपको बताया कि प्रेजेंट जो प्रोसेस है इलेक्शन की, वो क्या होता है कि वोटिंग पड़ती है, उसके बाद इलेक्शन की जिस दिन काउंटिंग होती है, वोट्स की जिस दिन काउंटिंग होती है, उस दिन काउंटिंग किससे होती है? CU से, यानी कंट्रोल यूनिट ऑफ द मशीन. देखो, एक जो पूरा जो एक वोटिंग का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है, सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है? एक BU होता है, बैलेट यूनिट होता है जिसमें नाम होते हैं कैंडिडेट्स के. एक CU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है. एक VVPAT होता है. ओके, जो काउंटिंग होती है वो CU से भी हो जाएगी. CU में टोटल नंबर ऑफ वोट्स फॉर दिस पार्टी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना. तो उसमें पता चल जाता है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले. तो काउंटिंग जो होती है एक्चुअली वो CU से होती है. केवल उसमें उसके डिजिटल मीटर में कितना क्या लिखा है उसको देख के होती है. लेकिन एक चीज़ और की जाती है उसमें, रैंडमली किसी एक पोलिंग स्टेशन के वोट्स को फिजिकली काउंट किया जाता है थ्रू द VVPAT. मतलब कि उसको मैच किया जाता है कि क्या CU में जितना बता रहा है उतना ही काउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है. दैट इज़ डन फिजिकली और मैनुअली. लेकिन ये केवल और केवल एक पोलिंग स्टेशन के लिए होता है. तो वही अभी रिसेंटली एक अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसके नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन को बढ़ाया जाए, काउंटिंग और ज़्यादा की जाए. तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वाई नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ VVPAT काउंट. क्यों नहीं हम और ज़्यादा VVPAT काउंट करते हैं ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी रहे, और ज़्यादा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे और लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बिल्कुल सही है. उसके रिप्लाई में इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वी बिलीव इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. स्टैटिस्टिकल डाटा एंड एक्सपर्ट व्यूज बैक्स एवरीथिंग वी डू. नाउ दिस इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली राइट. तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसलिए इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक से भले 2, तो आप क्यों नहीं इंक्रीज़ करते हो? दिस इज़ व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड. याद रखिएगा, मैंने आपको प्रोसेस बता दी, इतने डिटेल में आपको प्रोसेस नहीं पता रही होगी कि BU होता है बैलेट यूनिट, एक CU होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है VVPAT जिसमें आपको लिस्ट दिखती है. होता क्या है कि एक्चुअली CU से ही पूरी काउंटिंग की जाती है. CU में पूरे नंबर ऑफ वोट्स ये डिजिटली आ जाते हैं. लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक किसी भी पोलिंग स्टेशन का CU, जितना उसमें CU में दिखा रहा है कि इस पार्टी को इतने वोट मिले, इस पार्टी कैंडिडेट को इतने वोट मिले, इस कैंडिडेट को इतने वोट मिले, उसको फिजिकली काउंट किया जाता है थ्रू द चिट्स. जो चिट्स दिखती है ना, जो आपको VVPAT में चिट दिखती होगी, जैसे आपने वोट डाला तो एक सामने आया, फिर वो चिट गिर जाती है 7 सेकंड के बाद, है ना. तो उसकी जो चिट वो गिरती है वो खोल के पूरा वो काउंट किया जाता है और फिर मैच किया जाता है कि एक सही है कि नहीं. अगर सही नहीं होगा तो फिर वो चीज़ रद्द हो जाएगी. अदरवाइज वो चीज़ अगर सही है तो फिर पूरी कंस्टिट्यूएंसी का माना जाता है कि वोटिंग सही पड़ा है ना. VVPAT क्या होता है आपको पता है? इट्स एन एडजंक्ट टू EVM दैट अलाउज पेपर ट्रेल फॉर वोटिंग एंड लेटर वेरिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड मैंडेट. कि आपने जो बटन प्रेस किया वही उसी को वोट गया है कि नहीं, तो वो दिख जाएगा डिजिटली, वो दिख जाएगा आपको कि वो चिटाई की नहीं आई जिसको आपने प्रेस किया. सो दैट इज़ द थिंग रिगार्डिंग VVPAT. अब यहाँ पे गोयल स्टेप्स डाउन फ्रॉम द जेट बोर्ड. जो जेट एयरवेज, आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है वहाँ पे, सैलरी तक नहीं पे
कर रहे हैं वहाँ पे। एंड मिस्टर गोयल ही वॉज द फॉर्मल ट्रेवल एजेंट हु फाउंडेड जेट एयरवेज इन 1993। 1993 में उन्होंने जेट एयरवेज को बनाया था। दिस इज द थिंग। एंड अब उनको स्टेप डाउन करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द कैश स्ट्रैप्ड एयरलाइन। यहाँ बिल्कुल कैश क्रंच चल रहा है और जेट एयरवेज पोस्ट द 4th स्ट्रेट क्वार्टरली लॉस, जो दिसंबर 2018 में चौथा स्ट्रेट क्वार्टरली लॉस था उनको। एंड बैंक्स आर ट्राइंग टू इन्फ्यूज ₹1500 करोड़ एज अ मीन, मतलब डेट की तरह फॉर इमीडिएट फंडिंग सपोर्ट। उनको और पैसे दिए जा रहे हैं जेट एयरवेज को, बट गोयल हैज स्टेप्ड डाउन फ्रॉम देयर, ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ गरीबी हटाओ 2.0, राहुल गांधी हैज प्रॉमिस्ड टू वाइप आउट पॉवर्टी एंड ही हैज सेड दैट द पुअरेस्ट 20% विल गेट ₹70,000 ईच ईयर। तो ये कल उन्होंने इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया कि पुअरेस्ट 20% ऑफ द फैमिलीज विल बी गिवन ₹72,000 पर ईयर। ₹72,000 पर ईयर मतलब 6,000 रुपये प्रति मंथ, है ना। तो 6,000 रुपये प्रति माह मतलब कि दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस न्यूनतम आय योजना। जो इसका नाम रखा गया है वो न्यूनतम आय योजना, मिनिमम पे स्कीम, है ना। तो न्यूनतम आय योजना एंड मिनिमम इनकम गारंटी स्कीम स्टार्ट की जाएगी बाय आफ्टर दे गेट वोटेड टू द पावर। अगर उनको पावर में आते हैं तो ये स्टार्ट करेंगे। एंड 72,000 रुपीज़ पर ईयर ऐसा उन्होंने कहा है। तो लेट्स सी कि क्या जनता इसको किस तरीके से देखती है, इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती, इसको भी एक जुमला समझ के छोड़ देती है। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी सीन आफ्टर द इलेक्शंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं। एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट ऑक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम टीपूज आर्मरी। एक्टिविस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि टीपूज आर्मरी का जो टीपू सुल्तान थे उनकी जो आर्मरी थी उसका ऑक्शन ना किया जाए। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ कि टीपू सुल्तान बेसिकली जो उनकी डेथ हुई थी वो फाइनल इन द 4th बैटल हुई थी, 4th एंग्लो मैसूर बैटल में हुई थी, जो कि 4 मई 1799 में हुआ था श्रीरंगपट्टनम। ओके, श्रीरंगपट्टनम ऐसा लिखा भी गया है कि एट द डोर्स ऑफ श्रीरंगपट्टनम उनकी डेथ हुई थी, है ना। एंड शेर की तरह एक दिन जीना ज़्यादा बेटर है भेड़ की तरह 4 दिन जीने से, ऐसा टीपू सुल्तान ने कहा था। एंड टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर ऑन 4 मई 1799 एट श्रीरंगपट्टनम। ट्री ऑफ लिबर्टी भी याद रखिएगा, इन्हीं से रिलेटेड है। ट्री ऑफ लिबर्टी भी इन्होंने लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में ही लगाया था। तो कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग दैट, याद रखिएगा। PSLV C45 प्रोजेक्ट विल मार्क सेवरल फर्स्ट्स फॉर इसरो। तो PSLV C45 जो कि कैरी करेगा एमीसैट को और उसके साथ कुछ और सैटेलाइट्स भी जाएंगी। ये 1 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम श्रीहरिकोटा। ओके, तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा से C45 PSLV C45 लॉन्च किया जाएगा, जो कि बहुत सारी चीज़ों में पहला है। सबसे पहली बात कि क्यों ये क्या किस चीज़ में पहला है। इट विल बी इसरोज फर्स्ट अटेम्प्ट एट प्लेसिंग पेलोड्स इन 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स। 3 अलग अलग ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम इसरो इज डूइंग दैट थिंग। याद रखिएगा, इसरो पहली बार ऐसा करेगा कि 3 अलग अलग ऑर्बिट्स में पेलोड्स को पुट करेगा। मतलब कि जो एमीसैट है उसको 749 किलोमीटर ऑर्बिट पे किया जाएगा। इसके बाद जो और दूसरी सैटेलाइट्स उनको किसी को 504 किलोमीटर में किया जाएगा, किसी को 485 पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग स्टेज पे की जाएंगी एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इसरो इज ट्राइंग टू डू दैट। ओके, दूसरी चीज, इसरो का एक नया वर्जन जो लॉन्च व्हीकल है, जो PSLV C45 है, दैट इज अ न्यू वर्जन, न्यू डिजाइंड वेरिएंट है। इसका नाम है PSLV QL। दिस वेरिएंट इज नोन एज PSLV QL एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इसरो विल बी एम्प्लॉइंग 4 एक्सेल स्ट्रैप ऑन मोटर्स ऑन द फर्स्ट स्टेज। पहले स्टेज में ही 4 एक्सेल स्ट्रैप ऑन मोटर्स को यूज किया जाएगा एंड दिस डिजिग्नेटेड वर्जन इज नेम्ड एज PSLV QL। ओके, QL इसका नाम रखा गया एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम इसरो विल बी एम्प्लॉइंग 4 एक्सेल स्ट्रैप ऑन मोटर्स ऑन द फर्स्ट स्टेज। अगली चीज क्या है कि एक जो एक्सपेरिमेंट है इसमें वो IIST का भी एक्सपेरिमेंट कैरी करेगा, दैट इज नोन एज एडवांस्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर, एरिस, एडवांस्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आयनोस्फेरिक स्टडीज। तो आयनोस्फेरिक स्टडीज के लिए एडवांस्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर इसमें रहेगा एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड IIST पेलोड इज फ्लाइंग अबॉर्ड द इसरो मिशन। तो इसरो पहली बार है जबकि IIST का कोई मिशन लेके जाएगा एंड दिस इज फॉर एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आयोनोस्फेरिक स्टडीज, एरिस, याद रखिएगा, एडवांस रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आयोनोस्फेरिक स्टडीज। किसका प्रोजेक्ट है ये एरिस? ये IIST का प्रोजेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जिसको कि इसरो पहली बार ऐसा है कि इसरो ले जा रहा है ना। इसके साथ इसमें ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम प्रोजेक्ट भी रहेगा, AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ये मैरीटाइम सैटेलाइट एप्लीकेशंस के लिए रहेगा एंड एक ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम रहेगा, APRS,
ऑटोमेटिक पैकेट रिपीटिंग सिस्टम विच इज़ फॉर द एमिटर रेडियो ऑपरेटर्स, असिस्टिंग द एमिटर रेडियो ऑपरेटर्स, इनको रेडियो ऑपरेटर्स को हेल्प करने के लिए रहेगा। एमीसैट जो इसका मेन पेलोड है, एमीसैट जिसका नाम एमीसैट EMISAT, दिस इज द चीफ पेलोड ऑफ PSLV C45 एंड इट इज मेंट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेजरमेंट्स के लिए है एंड दिस विल बी देयर। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑन दैट। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, इसरो के बारे में भी बता देता हूँ। इसरो वॉज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969, 1969 में बना था इसरो। इट सुपरसीडेड द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च विच वॉज फाउंड इन 1962। तो 1962 में नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बना था, एनकोस्पार बना था जिसको बोलते हैं, एंड इसको लीड किया था 1969 में इसरो ने। एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो कि रिपोर्ट करता है डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। देन इसरो लॉन्च इट्स फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा ऑन 19 अप्रैल 1975 सोवियत यूनियन से। एंड रोहिणी वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी लॉन्च ऑन द इंडियन लॉन्च व्हीकल, इंडियन लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होने वाला पहली सैटेलाइट थी रोहिणी। हेडक्वार्टर जो इसका बेंगलुरु में है, जो इसका करंट चेयरमैन है वो है K Sivan। तो दीज आर द फैक्ट्स, आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दैट। तो ये भी याद रखिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्या है। चिनूक, तो चिनूक CH-47 FI हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को लाया गया है और चिनूक जो बनाते हैं बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी बोइंग गॉर्टल वो बनाती है इसको, है ना। तो चिनूक यहाँ से लिया गया है, याद रखेगा। एंड दिस विल इंप्रूव द रिएक्शन कैपेबिलिटीज। बेसिक जो इसका पर्पज है मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, दे आर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, इसलिए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ऑपरेशंस में ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे। जैसे कि अगर लिफ्ट करना है, एयर लिफ्ट करना है, बहुत सारे लोगों को एयर लिफ्ट करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स। एंड दे आर हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स, याद रखेगा, याद रखेगा। एंड एयर चीफ मार्शल इस समय है BS धनोआ। एयर चीफ मार्शल कौन है इस समय? BS धनोआ। तो उन्होंने यहाँ चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन से इसको इंडक्ट कराया है इन द इंडियन एयरफोर्स, याद रखिएगा। एंड मैंने आपको बता दिया कि ये किसके लिए बेसिकली यूज़ होगा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए यूज़ होगा। जैसे लोगों को ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन ये सब में लोगों को लिफ्ट ऑफ किया जाता है, एयर लिफ्ट किया जाता है, तो उनमें ज़्यादा यूज़फुल रहेगा ये प्रोजेक्ट, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इसके साथ साथ M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र की भी बात की जा रही है, अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र एयर हेलीकॉप्टर्स की बात की जा रही है M777 की, तो वो भी है। लेकिन चिनूक का भी इंपॉर्टेंट है, CH-47 FI ये हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि मैक्सिमम पेलोड उठा सकते हैं 11 टन का मैक्सिमम पेलोड लिया है। तो इसके साथ साथ एक और यूज़ ये भी हो सकता है इसका कि अगर आर्टिलरी को इधर से उधर करना है, सपोज आर्टिलरी को ही एक जगह से दूसरे के ले जाना है इंडिया में, तो उसके काम भी आएगा। दूसरा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के काम तो आएगा ही आएगा। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखेगा रिगार्डिंग दिस चिनूक। नाउ डिलेइंग द बैड न्यूज़, दिस इज द एडिटोरियल 1। तो अभी एक्चुअली क्या है, ये पोस्टपोनमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS जो मैंने आपको बताया था ना, इंड AS इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS मैंने आपको बताया था कि ये नए अकाउंटिंग नॉर्म्स हैं जिनको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पोस्टपोन कर दिया है फॉर इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया कि क्यों पोस्टपोन किया गया बेसिकली। तो गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू ब्रिंग द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो उसको लाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन वो अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट लेके नहीं आ पाई है। देयरफॉर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। नाउ व्हाट वुड हैव चेंज्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स, क्या हो जाता अगर ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते अभी तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता। तो अंडर द प्रपोज्ड नॉर्म्स, जो नए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके प्रपोज्ड लॉज को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स विल हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। अब देखो जो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए हैं जिसको अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि बैंक्स को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले ही। मतलब कि देखो अभी क्या होता है, अभी जो करंट प्रोसेस है उसमें हम पहले वेट करते हैं, 90 दिनों का हम वेट करते हैं, 90 डेज़ का वेट करते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि ठीक है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। 30 दिन का वेट करते हैं तो फिर बोलते हैं ये स्ट्रेस्ड एसेट है। 60 दिन का वेट करते हैं तो स्ट्रेस्ड एसेट और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी कैटेगरी बढ़ जाती है। तो अभी हम टाइम पीरियड के बाद उसको कैटेगराइज करते हैं। लेकिन जब हम नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखेंगे तो उसमें उनको पहले ही ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। ओके, उनको पहले ही मतलब एक्चुअल लॉस होने के पहले ही उनको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितना एक्सपेक्टेड उनका क्रेडिट लॉस हो सकता है।
और उनको उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस दे हैव टू मेक अरेंजमेंट, उनको पहले से ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दिस इज इन कंट्रास्ट टू द प्रेजेंट अकाउंटिंग नॉर्म्स, जो प्रेजेंट अकाउंटिंग नॉर्म्स है जिसमें हम जब तब तक अपने बैंक बुक्स में नहीं लिखते हैं जब तक कि एक्चुअल लॉस हो नहीं जाता है ना, तो उसके जैसा नहीं रहेगा। नए इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हमको पहले ही एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। Now, why the banks are delaying the implementation of these standards? क्योंकि अगर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो बैंक्स को पहले ही सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, दे हैव टू कैलकुलेट द सिग्निफिकेंट लॉसेस, और वो पहले ही ज़्यादा आ जाते। तो उसके कारण होता क्या कि बैंक्स वर फोर्स्ड टू प्री मैच्योरली रिकॉग्नाइज लॉसेज ऑन देयर लोन्स एंड बिल्ट अप नेसेसरी अंडरलाइंग कैपिटल रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इम्पैक्ट ऑफ सच लॉसेज। तो उनको पहले ही कैलकुलेट करना पड़ता, प्री मैच्योर उनको कैपिटल अरेंजमेंट भी करने पड़ते, क्योंकि अभी लॉस हुआ नहीं है लेकिन कैलकुलेट तो कर लिया उन्होंने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कितना है, उसके अकॉर्डिंग उनको कैपिटल भी इंड्यूस करना पड़ता। तो ये सब उनको पहले ही प्री मैच्योर प्रोसेस थी, इसलिए उन्होंने वो इसको डिले कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों डिले कर रहा है? बिकॉज अगर नए नॉर्म्स आ जाते हैं तो आउटस्टैंडिंग लोन्स जो है वो बढ़ जाएगा, जब वो बढ़ जाएगा तो बैड लोन्स का नंबर बढ़ जाएगा, और अगर बैड लोन्स का नंबर बढ़ जाएगा तो जो गवर्नमेंट का हेडेक है वो भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये सारे इशूज हैं जिनका गवर्नमेंट भी इसको डिले कर रहा है। तो वही चीज़ है कि एडिटोरियल कंक्लूड्स बाय हाईलाइटिंग दैट दिस डज नॉट बोड वेल फॉर द हेल्थ ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ये बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बैंक्स अभी क्या है अपनी प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। अगर वो पहले ही रिकॉग्नाइज कर लें तो शायद लॉसेस कुछ होने से बच भी जाए, लेकिन वो करते ही नहीं है, वो वेट करते हैं। पैराडाइम शिफ्ट फॉर टीबी कंट्रोल, बेसिकली ये आर्टिकल जो है ये टीबी कंट्रोल के ऊपर है। ऑथर बिगिंस बाय हाईलाइटिंग दैट वेरियस स्टेप्स टेकन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर टीबी कंट्रोल। पोस्ट इंडिपेंडेंटली क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर टीबी कंट्रोल वो देख लेते हैं एक बार, ये आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छा, और आपको मेंस में भी अगर लिखने के लिए आ जाए कि पूरा टीबी कंट्रोल के बारे में बताइए क्या क्या किया गया, तो ये इसके ऊपर आप ये सब लिख सकते हैं। तो पहला नेशनल टीबी प्रोग्राम चला, नेशनल टीबी प्रोग्राम चला विच वॉज लॉन्च्ड। ऑल होप्स वर पिन्ड ऑन मास बीसीजी वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट टीबी। जो बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन ये जो वैक्सीनेशन है इसमें ये दिया जाता था नेशनल टीबी प्रोग्राम के अंतर्गत। 1978 में एक्सटेंड कर दिया गया टीबी प्रोग्राम को, एंड एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन शुरू किया, जिसमें बीसीजी सारे बेबीज को दिया गया। सून आफ्टर देयर बर्थ दे वर गिवन द बीसीजी वैक्सीन, एंड 90% से ज़्यादा कवरेज करने की कोशिश की गई अंडर दिस एक्सपेंडेड प्रोग्राम और ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में जो स्टार्ट हुआ। फिर 1993 में रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP लॉन्च किया गया। रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑफरिंग फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स, रेस्क्यूइंग देम फ्रॉम अदरवाइज श्योर डेथ। ओके, तो फ्री डायग्नोसिस ट्रीटमेंट पेशेंट्स को किया गया, और ये याद रखिएगा। और डॉट्स आप सबको पता ही है, डॉट्स की जो मेडिकेशन होती है पूरी प्रोसेस होती है वो तो आपको पता ही होगी। देन 1990 भी स्टार्ट किया गया, 90% पीपल को आप पता करो। उसके बाद ये सब, ये भी टीबी और एड्स दोनों से रिलेटेड है, याद रखिएगा टीबी और एड्स दोनों से रिलेटेड है ये जो 1990 स्ट्रेटजी है। नाउ हाउ कैन टीबी बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली? बेसिकली टीबी को कंट्रोल करने के लिए एक सजेशन दिया गया है। ऑथर सजेस्ट दैट दिस कुड बी डन बाय स्पायरलिंग डाउन टीबी प्रिवेलेंस कंटिन्यूसली। तो आप पहले तो नैरो डाउन करो कि किसको किसको है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं, और क्या उसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे उनको इन्फेक्शन होता है ना, ये सारी चीज़ें पता करो, एंड इनको एक एक करके एड्रेस करते जाओ। जैसे जैसे आप प्रिवेलेंस को पता कर लोगे, ट्रांसमिशन को पता कर लोगे, इन्फेक्शन को पता कर लोगे, आप उसको एड्रेस भी करते जाओ। एंड दिस इज नोन एज तिरुवन्नामलाई टीबी मंत्रा। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्राम पायलट हुआ है, ये प्रोग्राम इन तमिलनाडु रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, तो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है तिरुवन्नामलाई, वहीं से ये स्टार्ट हुआ है, इसीलिए इसको तिरुवन्नामलाई एक मंत्रा बोलते हैं। इट कैन बी ए केस स्टडी देयर। And we must reduce chances of transmission by insisting that the TB affected should cover their mouths and nose। तो एक बहुत बड़ा, ये देखो बिहेवियरल चेंज की बात कर रहे हैं, तो we must reduce the chances of transmission by insisting that the TB affected should cover their mouth। ओके, TB affected जो persons हैं they should cover their mouth and nose while coughing and sneezing। तो coughing और sneezing करते समय उनको अपने नाक मुंह बंद कर लेने चाहिए, and they should not spit in open spaces। तो ये बिहेवियरल चेंजेस हैं। Only when the public at large practices cuff and sneeze etiquette, जब तक वो कफ एंड स्नीज एटिकेट फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि टीबी कम हो जाए, है ना। तो वी शुड फॉलो द स्वीट एंड वी शुड फॉलो दीज एटिकेट्स प्रॉपरली। ऑथर ने बोला है जो गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 का, वो तो इम्पॉसिबल है। देखो, गवर्नमेंट का टारगेट ये है कि 2025 तक हम एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ हम उसको कम जरूर कर सकते हैं बाय 2025। तो ये ऑथर ने सजेस्ट किया है।
नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे है इनकरेजिंग सीक्रेट डोनेशंस। अब ये जो बेसिकली आर्टिकल है ये क्रिटिक है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मैंने कई बार आपको बताया कि 100, 100,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसी डिनोमिनेशंस में आप डोनेशंस कर सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड ब्रांचेस से। और जो पार्टीज़ ने कुछ एक नंबर ऑफ सीट्स गैदर की होंगी वही अलाउड रहेंगी फॉर गेटिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड। ये सारी चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है। ये बेसिकली आर्टिकल जो है ये क्रिटिक है इस आर्टिकल का, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का, कि क्यों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सही नहीं है। तो फर्स्ट जो इसका रीज़न है वो ये है कि देखो स्कीम में सबसे बड़ी बात ये है, बोथ द परचेजर ऑफ द बॉन्ड एंड द पॉलिटिकल पार्टी रिसीविंग द डोनेशन, both the purchaser of the bond and political party receiving the donation have the right not to disclose the identity of the donor। वो identity of the donor को छुपा सकती है। अब देखो identity of the donor को आप अगर आप छुपा लोगे तो कितना ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस होते हैं, कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल से भी पैसा लेते हैं। तो अगर आइडेंटिटी ही छुप गई तो वो तो पूरा ओपेक हो गया, फिर वो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रह गई। तो दूसरी चीज़ ये, the policy dismantles several restrictions that checked illegal corporate sponsoring previously। फॉर एग्जाम्पल जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है उसमें कुछ कैपिंग थी पहले, किससे ज़्यादा डोनेशन नहीं हो सकती, लेकिन वो कैपिंग हटा दी गई। तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है वो अनलिमिटेड हो गई। अगर वो कैपिंग हटा दी गई, मैक्सिमम लिमिटेशन हटा दिया गया, तो मतलब कि वो फिर कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप अनलिमिटेड हो गई। तीसरी चीज़ कि इसमें फॉरेन डोनेशंस भी अलाउड हो गए। इवन द फॉरेन डोनेशंस आर नाउ अलाउड बिकॉज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी इसमें डोनेशन कर सकते हैं। एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन कैन मेक अ डोनेशन। दैट मीन्स एनी फॉरेन डोनेशंस आर इवन अलाउड इन दिस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। अगला पॉइंट ये है कि द रिक्वायरमेंट दैट अ कंपनी हैज़ टू बी इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 years फॉर मेकिंग द पॉलिटिकल डोनेशंस हैज़ ऑल्सो बीन रिमूव। तो पहले क्या था कि एक कंपनी तभी पॉलिटिकल डोनेशंस कर सकती है जबकि वो कम से कम 3 साल तक ऑपरेशन में रही हो। तो ये जो ऑन पेपर कंपनीज है ना, जो इस तरह की कंपनीज थी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो नहीं डोनेशन कर पाती थी, कम से कम 3 साल का ऑपरेशन दिखाना पड़ता था उनको। बट अब जो है ये कोई भी कंपनी कर सकते हो। तो इवन शेल कंपनीज कैन बी यूज। तो शेल कंपनीज का यूज़ करके भी डोनेशंस किया जा सकता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर द, जो कि ये क्या बता रहे हैं कि ये एक तरीके से और ज़्यादा ओपेकनेस आ गई है, ना कि ट्रांसपेरेंसी आई है सिस्टम में। फिर ऑथर ने ये भी कहा कि जो कि आप बोल रहे हो कि ये बैंक्स के थ्रू होगा इसलिए ट्रांसपेरेंट है, बैंक्स के थ्रू होगा इसलिए इसमें ज़्यादा करप्शन की कोई सुविधा नहीं रहेगी। तो ऑथर का ये कहना है कि जितने अगर हिस्ट्री आप उठा के देखो तो पूरी मनी लॉन्ड्रिंग बैंक्स के थ्रू ही होती है। काले धन को सफ़ेद करना पूरा बैंक्स के थ्रू ही होता है। तो आप ये तो मत ही बोलो कि बैंक्स के थ्रू होगा तो बिल्कुल सही होगा। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द आर्टिकल। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की क्या क्या इसमें दिक्कत है। नाउ सेफोलॉजी क्या है, बेसिकली सेफोलॉजी देख लेते हैं। सेफोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड वोटिंग पैटर्न। इलेक्शंस और वोटिंग पैटर्न की स्टडी को ही हम सेफोलॉजी बोलते हैं। इसको याद कर लीजिए, लिख लीजिए, टर्म्स इस समय रोज आते हैं एक ना एक। तो सेफोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड वोटिंग पैटर्न्स, याद रखिएगा, है ना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे की तरफ मूव करते हैं। ये तो इलेक्शन का पूरा पेज है, इलेक्शन के ऊपर ही आधारित है। गोलन हाइट्स फिर से आया न्यूज़ में कि यूएसए ने कहा है कि गोलन हाइट्स जो है बेसिकली वो बिलोंग करता है इजराइल को। दे हैव एक्सेप्टेड दैट। और जो इजराइल ने इसको कैप्चर किया था गोलन हाइट्स को, वो 1967 में किया था ड्यूरिंग द 6 डे वॉर। तो 6 डे वॉर चला था, सीरिया से कैप्चर किया था। तो गोलन हाइट्स एक्चुअली पहले सीरिया के पास था, लेकिन ऐसा ट्रंप ने कहा है, यानी कि जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन उसने कहा है कि ये 1000 ईयर से ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इजराइल की और गोलन हाइट्स की, इसलिए ये एक्चुअल जो इसमें कैप्चर जो कंट्रोल होना चाहिए वो ज्यूइश कंट्रोल, इजरायली कंट्रोल ही होना चाहिए, ऐसा यूएसए ने कहा है। और इजराइल ने इसको 6 डे वॉर ड्यूरिंग 1967 6 डे वॉर सीरिया से इसको कैप्चर किया था। तो ये भी याद रखेगा इजराइल को। तो ये गोलन हाइट्स काफ़ी ज़्यादा हाइट में उनको सर्विलेंस की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वाटर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको पता रहेगा। यील्ड कर्व डजंट सिग्नल रिसेशन। अब देखो यील्ड कर्व होता क्या पहले बता दूं। इन फिनेंस यील्ड कर्व इज अ कर्व शोइंग सेवरल यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट। देखो यील्ड का मतलब है इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट रेट आपको बॉन्ड्स में मिल रहा है, बॉन्ड्स का क्या टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी है और कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जब हम इन दोनों चीज़ों को का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो कहलाता है, देखो मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, फ्री हैंड में आपको बना देता हूँ। देखो क्या होता है, बेसिकली इधर रहता है बॉन्ड टाइम, ये टी जो है फॉर टाइम है, ठीक है, और इधर रहता है आपका
इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। तो इसका कर्व देखो बेसिकली, एक तो ऐसा कर्व होता है और एक ऐसा कर्व होता है। ये जो कर्व है ये इन्वर्टेड है, ये जो कर्व है ये इन्वर्टेड नहीं है। तो ये जो चीज़ है इन्वर्टेड कर्व, ऐसा कहा जाता है कि इन्वर्टेड कर्व जो है वो रिसेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है। तो अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, तो हाँ रिसेशन के पहले ऐसा इन्वर्टेड कर्व ज़रूर आया है, एक फ्लैटन इन्वर्टेड कर्व आया है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि हर बार जितनी बार वो थोड़ा सा भी इन्वर्ट हुआ तो सीधे रिसेशन ही होगा। तो वही चीज़ आर्टिकल में बोली गई है। आई होप आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड टाइम, जो बॉन्ड मैच्योरिटी है और जो उसका इंटरेस्ट रेट है, इसके बीच का जो ग्राफ होता है वो यील्ड कर्व कहलाता है। यील्ड बेसिकली यहाँ पे इंटरेस्ट की तरफ ही पॉइंट करता है। अब देखो इन्वर्टेड इंटरेस्ट, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व है उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें शॉर्ट टर्म जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट टर्म के टाइम में यील्ड ज़्यादा होती है, और लॉन्ग टर्म डेट्स में यील्ड कम होती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में यील्ड कम होती है। बस ये होता है इन्वर्टेड में कि अगर उसी सेम क्वालिटी के अगर दो बॉन्ड है, एक 5 साल के लिए एक 30 साल के लिए है, तो 5 साल वाले में यील्ड ज़्यादा होगी और 30 साल वाले में यील्ड कम होगी। दिस इज व्हाट इन्वर्टेड यील्ड कर्व सजेस्ट, यही होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व में। याद रखिएगा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना कि लॉन्ग टर्म वाले में कम होगा इंटरेस्ट रेट और शॉर्ट टर्म वाले में ज़्यादा होगा मैच्योरिटी के टाइम में, तो ये कहलाता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। और जो इन्वर्टेड यील्ड कर्व है दिस वाज ये यही बताता है कि ये रिसेशन हो रहा है, कि रिस्क ऑफ रिसेशन है या नहीं है ना। तो रिस्क ऑफ रिसेशन जरूर रहता है, बट जरूरी नहीं कि वो रिसेशन हमेशा ही हो। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक सेक्टर, तो बेसिकली अब फिनटेक कॉन्क्लेव हो रही है। ऑर्गेनाइज किसने किया, ये आंसर भी है आज का। तो ऑर्गेनाइज हो किया, नीति आयोग ने किया। फिनटेक कॉन्क्लेव किसने ऑर्गेनाइज किया था, नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया था। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में हमको इंडिया को और आगे बढ़ाना था। अब रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात की जा रही है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है, इट्स अ कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब होता है कंट्रोल्ड मैकेनिज्म विद इन विच द सेक्टर विल बी एबल टू एक्सपेरिमेंट विद सॉल्यूशंस इन अ क्लोजली मॉनिटर्ड इकोसिस्टम। तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल इकोसिस्टम होगा जहां पे कंट्रोल्ड तरीके से सेक्टर में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा और उनका क्या इम्पैक्ट होगा उसको बाहर नहीं फैलने दिया जाएगा, बट उसको अंदर ही अंदर उस इकोसिस्टम में मॉनिटर किया जाएगा। तो ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहलाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें आप उसमें ट्राई कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। ओके, तो ये फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के लिए ये चीज़ की जाएगी। अब यहाँ पे एनसीएलटी की बड़ाई की जा रही है कि एनसीएलटी ने बहुत जल्दी बहुत सारे केसेस को सॉल्व कर लिया। एनसीएलटी के बारे में बता देता हूँ। सेक्शन 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 और 2016 से ये आया है काम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंतर्गत। इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, याद रखिएगा क्वासी जुडिशियल बॉडी है। और रिकमेंडेशंस दिए थे जस्टिस इरादी कमेटी ने, उसके बाद इसको लाया गया। और कंपनीज का जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी है वो ये देखता है एनसीएलटी। इसकी जो अपीलेट बॉडी वो एनसीएलएटी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल है। और अगर इंडिविजुअल्स की इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी देखनी है तो वो डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल देखती है और उसकी अपीलेट बॉडी डीआरएटी है, याद रखिएगा ये भी। और एनसीएलटी हैज 13 बेंचेस इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल बेंच एट न्यू दिल्ली, ये भी याद रखिएगा। और जस्टिस एमएम कुमार इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द एनसीएलटी। एमएम कुमार जो है प्रेजेंट प्रेसिडेंट एनसीएलटी के। IRDAI मूड्स पब्लिक डिस्क्लोजर नॉर्म, यानी कि पब्लिक डिस्क्लोजर नॉर्म को बोला है कि इसको लाना चाहिए ताकि सारे जनरल इंश्योरेंस जितने भी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस जो हैं, स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस जो हैं या री इंश्योरेंस जो हैं, इन सब को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी एट स्पेसिफाइड इंटरवल्स। उनको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, पब्लिक डिस्क्लोजर करना पड़ेगा और उनकी परफॉर्मेंस भी उनको बतानी पड़ेगी कैसी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें पब्लिक डिस्क्लोजर नॉर्म के अंतर्गत है। IRDAI एपेक्स बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है। 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आया था। 1990 एक्ट में IRDAI एक्ट आया और उसके अंतर्गत इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, याद रखिएगा इट्स हेडक्वार्टर्स इन हैदराबाद। फंक्शंस क्या है, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, पॉलिसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, अलग अलग इंश्योरेंस को क्या क्या चल रहा है वो सब चीज़ों को देखना, मॉनिटर करना, पूरे सेक्टर को मॉनिटर करता है बेसिकली, है ना। याद रखिएगा दीज आर द थिंग्स। यूएस चाइना ट्रेड वॉर पोजेस द बिगेस्ट रिस्क टू ग्लोबल स्टेबिलिटी। IMF ने ऐसा कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा कहा है कि जो फिजिकल स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो गई है। यूरोप्स में शॉक आ गए बिकॉज ऑफ दिस यूएस चाइना ट्रेड वॉर, और बिलियंस ऑफ जो रुपीज़ का ट्रेड है वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस यूएस चाइना ट्रेड वॉर। तो ये जो ट्रेड वॉर चला था बीच में कि इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया तो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान कर गई ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए।
चंद्रयान 2 विल कैरी नासाज लेजर इंस्ट्रूमेंट। तो चंद्रयान 2 मिशन जो कि अगले महीने लॉन्च होने वाला है, अप्रैल में लॉन्च होने वाला है इंडिया का चंद्रयान 2। और चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 2008 में हुआ था, तो ये भी याद रखना, पूछ सकता है आपसे। तो 2008 में चंद्रयान 1 हुआ था और चंद्रयान 2 अभी अगले महीने होने वाला है, अप्रैल में ना। तो इट विल कैरी द नासाज लेजर इंस्ट्रूमेंट्स दैट हेल्प साइंटिस्ट टू मेक प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस टू द मून। तो डिस्टेंस टू द मून को प्रिसाइजली नापने के लिए नासा का लेजर इंस्ट्रूमेंट जाएगा उसके साथ, याद रखिएगा। एंड नासा हैज कंफर्म दैट चंद्रयान 2 एंड इजरायली लैंडर बेयर शीट, तो इसका जो लैंडर है वो इजरायली लैंडर बेयर शीट है। एंड यहाँ पे कैरी करेगा नासा के लेजर को कैरी करेगा, ये इंस्ट्रूमेंट्स को, याद रखेगा। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ऑन दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।